हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और मैं आ गया हूं आपके बीच में एक और हमारी क्लास लेकर। नया सेशन है, नई सीरीज है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब मात्र आपके पास में 27 से 28 दिन बचे हैं जब आप परीक्षा में बैठ रहे होंगे। तो इन 27 से 28 दिनों में हमारी जो FLT चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। FLT का मतलब क्या होता है? फुल लेंथ टेस्ट। तो जैसा कि आपको पता है, हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 4000 से ज्यादा स्टूडेंट इसको आज ज्वाइन कर चुके हैं। इन 4000 स्टूडेंट्स के बीच में आपका नंबर कहां पर आता है, इन सब चीजों के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये डिस्कशन चल रहा है। हम जो जो इस पूरे टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस के अंदर से 40 क्वेश्चंस का यहां पर डिस्कशन करेंगे। और ये सभी टॉपिक से यहां पर प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आप खुद का अंदाजा लगा सकेंगे इन 40 क्वेश्चंस आपके कितने सही हो रहे हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं पहले तो ये हमारी देख लीजिए, यहां पर आपको जानकारी आ गई है। हमारा क्लास का शेड्यूल है। शाम को 6 बजे एक क्लास होती है, आप उसको देख रहे होंगे। 7 बजे एक क्लास होती है। और 7 बजे की जो क्लास है, मैं अब आपको सूचना प्रौद्योगिकी वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो जो 9 बजे की क्लास है, 9 बजे की क्लास आपसे मैं लूंगा। और ये 9 बजे की जो क्लास है, ये आपको 10 बजे राहुल सर लेने वाले हैं। तो 9 बजे की क्लास खत्म नहीं हुई है। राहुल सर 10 बजे की क्लास अपनी जगह पर एज इट इज लेंगे। एक नई सीरीज 9 बजे से मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है आप लोगों के लिए FLT के डिस्कशन के रूप में। जरूरी है क्योंकि अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो FLT है। ये हमारा जो टॉपर्स की लिस्ट है, जो पहली टेस्ट था हमारा, पहले टेस्ट के अंदर जो टॉप 5 स्कोरर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, टॉप 5 स्कोर हैं इनके 100 में से सिद्धार्थ हैं, इनके 85 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है। अजीत सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने 82 स्कोर किया है, तो आप पांचों को बधाई। विवेक पी शाह है, 82 इन्होंने भी स्कोर किया है। अभिषेक गौतम है, 81 स्कोर किया है। और शुभम कारले है, जिन्होंने 80 का स्कोर किया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये टॉपर्स की लिस्ट बनाने से पहले हमने क्या देखा है, जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट में स्कोर किया है उन्हीं को यहां पर मैंने काउंट किया। कई आप ऐसे देख रहे होंगे जो आपके पास टॉपर्स की लिस्ट हो रही हो, उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कई लोगों ने 2 बार 3 बार, इवन तो कई ऐसे हैं जिन्होंने 20 बार रीअटेम्प्ट कर करके टॉपर में आए हैं, तो उनका नाम यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। आप चाहते हो कि इस लिस्ट में आपका नाम आए, तो आपको करना होगा, पहले अटेम्प्ट में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। राइट, ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। आप इनको जो ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्टार्ट ही हुई है ये टेस्ट सीरीज, FLT स्टार्ट हुई है। बाकी सारी चीजें तो हम पहले से डाल चुके हैं। 125 टेस्ट इसमें हम आपको दे रहे हैं, तो इनमें से केवल हम FLT का डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा कोर्स है, आपको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको डेली ही बता चुका हूं। लेकिन जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में जरूर मैं थोड़ा सा आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, और इसी टेस्ट के, जिसमें 125 टेस्ट है, उस टेस्ट की FLT में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। 20 FLT इसमें आपको होने वाली है। राइट, तो 20 की 20 FLTs हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों को हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। बाकी के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी, और उसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंक क्या आ रही है, उसके लिए आपको FLT ज्वाइन करनी होगी। राइट, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। किसी प्रकार का नंबर दिक्कत आती, इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा, ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि इंदौर स्थित अभ्यारण्य का क्या नाम है? अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। 1-2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने MP से आपके सामने 8 प्रश्न आएंगे जो इस FLT में हमने रखे हैं। FLT के अंदर तो करीब 27-28 प्रश्न है, उन 27-28 में से 8 प्रश्न मैं यहां आपसे पूछने वाला हूं। राइट, बाकी फिर क्योंकि सभी सब्जेक्ट से हमने कुछ कुछ प्रश्न यहां पर लिए हुए हैं। वीडियो की लिंक जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। लास्ट में मैं आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो अभी आप सीधा FLT लगाइए, और इसमें कितना स्कोर होता है मुझे बताइए कि 40 में से आपका क्या नंबर आ रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा पूरे इसको। देखिए, इंदौर के अंदर जो अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य का नाम है राला मंडल। क्या नाम है अभ्यारण्य का? राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो एक फैक्ट तो इसके बारे में याद रखेंगे। अब जब ये सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है नौरादेही। कौन सा है? नौरादेही। नौरादेही कहां पर है? सागर में। राइट, सागर और कुछ हिस्सा दमोह का आ जाता है। तो नौरादेही सबसे बड़ा है।
राला मंडल सबसे छोटा है। तो ये दो चीजें इसके बारे में आप याद रख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम सीधे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं अभ्यारण्य के बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी तक रातापानी अभ्यारण्य के बारे में क्या जानते थे आप, कि वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो याद रखना, रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। सारी किताबों में आपको ये प्रोजेक्ट टाइगर में दिया गया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन जिले के अंदर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं किया है। राइट, तो ये एक अपडेट है जो आप इसमें ठीक कर लेंगे। दूसरा प्रश्न कि किस नदी की परियोजना को राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब वो नदी परियोजना कौन सी थी जिसको राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो मैप को देख लीजिए। मैप में आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहां से काफी सारी नदियां निकली हुई हैं। ये एक मैं स्पेशल क्लास आपकी लेने वाला हूं एमपी के मैप की। मैंने पहले भी ये मैप की क्लास ली हुई है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, तो मैं जल्द ही आपको बता दूंगा एक वीक के अंदर कि वो मैप की क्लास कब होने वाली है। एमपी के जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मैप है, सारे मैप्स में आपको कवर करवा दूंगा। और एग्जाम गुरुजी की टीम ने मिलकर ये मैप आपके लिए तैयार किए हुए हैं। कहीं से कॉपी पेस्ट वाले मैप ये नहीं है। राइट, संख्या बढ़ाओ, मजा तब आएगा। देखिएगा, किस नदी की परियोजना को राजघाट परियोजना या माता टीला परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है ये। पहली चीज तो याद रखना, यूपी और एमपी प्लस यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है बेतवा नदी। अब बेतवा नदी कहां पर है, तो यहां पर है बेतवा नदी। कहां से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव से। राइट, ये बेतवा नदी है और बेतवा नदी जाकर कहां मिल जाती है, इधर यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर यहां पर राजघाट परियोजना बनी हुई है। राइट, तो किस नदी पर है राजघाट परियोजना, माता टीला बेतवा नदी पर। आगे बढ़ेंगे तो बी आंसर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये तीसरा प्रश्न है। मैंने फिर से कहा कमेंट जरूर करें, समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो ध्यान से देख ले। मैं आपको 3-4 चीजें और एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूं ताकि आपको बाकी सारी चीजें भी समझ में आ जाए। देखिएगा, अमरकंटक और सतपुड़ा किस प्रकार के विद्युत केंद्र हैं। 2-3-4 प्रकार के विद्युत केंद्र होते हैं। एक कोयला आधारित होते हैं जिनको हम ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। एक जल विद्युत केंद्र होते हैं, यानी कि जहां पर डैम होता है, डैम से हम विद्युत बनाते हैं। गैस विद्युत केंद्र होता है और सौर विद्युत केंद्र होता है। तो पहले तो आप उत्तर दीजिए। इतने में मैं आपको ये बता देता हूं कि अमरकंटक ताप विद्युत, ये अमरकंटक जो विद्युत केंद्र है ये कहां पर है, तो ये विरसिंहपुर करके जगह है। कहां पर है, विरसिंहपुर। जिनको उत्तर पता है ये कौन से है वो आप दीजिए। विरसिंहपुर कहां पर है, उमरिया में। राइट, तो ये वाला तो अमरकंटक यहां पर है। सतपुड़ा कहां पर है, सतपुड़ा है पाथरखेड़ा में, पाथरखेड़ा। और ये पाथरखेड़ा कहां पर है, बैतूल में। राइट, बैतूल में। तो ये आपको याद रखना है। और ये दोनों क्या हैं, ये कोयला चलित ताप विद्युत केंद्र हैं। क्या है, कोयले से संचालित होने वाले ताप विद्युत केंद्र। राइट, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लासिक प्रश्न है। मैंने आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश और भारत के जन घनत्व में कितना अंतर है। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि जन घनत्व कितना है, भारत का कितना और मध्य प्रदेश का कितना है, तब इसके सही आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। देखिएगा, जन घनत्व होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर, माना कि ये 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, राइट, उसको कहेंगे जनसंख्या घनत्व। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट, मध्य प्रदेश का अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो आप इसको क्या लगाएंगे, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसको आप घटा दीजिए। राइट, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 146। तो दोनों में अंतर कितना है, 146 का अंतर है। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में क्या होना चाहिए, भारत के बारे में पता होना चाहिए और मध्य प्रदेश का भी जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए। राइट, एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो भी आपको बता देता हूं, बिहार। राइट, बहुत डेंस है बिहार में, 1100 से ऊपर प्रति व्यक्ति, 1100 के ऊपर है व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न 5वां है। तो आप यहां पर यह भी काउंट करते चलिएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है।
लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा और टेस्ट सीरीज में आपका क्या स्कोर है वो भी आप बता सकते हैं कि आपने पूरी टेस्ट सीरीज में अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो कितना आपने स्कोर किया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं कि इसे 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। तो विधानसभा अगर पारित करती तो कोई कानून होगा, पहली चीज, राइट। अब 24 जनवरी 1994 को इसने राज्यपाल ने इसको अनुमति दे दी या अनुमोदित कर दिया, राज्यपाल ने इस पर साइन कर दिए और 25 जनवरी यानी एक दिन बाद इसको प्रदेश भर में लागू कर दिया गया। तो किस व्यवस्था से यह संबंधित है? तो याद रखना ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था जो भारत का संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन या 72वां, राइट, 72वां संविधान संशोधन, मुझे याद आ रहा 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 में ये हुआ था। तो आपको इसमें ये याद रखना है, राइट, 1992 में 73वां संविधान संशोधन। और ये जो हुआ था मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसको लागू किया था। किसने लागू किया था सबसे पहले? मध्य प्रदेश सरकार ने इसको सबसे पहले अपने यहां लागू किया था। तो पंचायती राज इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। भरोतिया निम्न में से किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? अब आपने सुना होगा भरोतिया, नरोतिया, नाहर, राय, कठमेना या कड़मेना, जो भी आप उसे पढ़ते होंगे, ये एक ही जनजाति समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सा जनजाति समूह है जिससे ये संबंधित है? आप इसमें ये आंसर आपको लगाना है, राइट। जैसे अगरिया वगरिया अगर होता ना, अगरिया अगर आपको मिल जाए तो ये गोंड से संबंधित होता। भील आंसर नहीं होगा, कोरकू आंसर नहीं होगा, बेगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर सही? बेगा, राइट। तो बेगा, सहरिया और भारिया, ये तीन याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जातियां घोषित किया हुआ जनजातियां बेगा, सहरिया और भारिया को। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बेगा। और कौन कौन सा है इसके साथ? नाहर, राय, भरोतिया, कठमेना, ये भी क्या है? इसी के ये जनजाति समूह से संबंधित है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 7वां प्रश्न है, राइट। 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या है कि तिलंगा चित्रकला है, लोक चित्रकला। भारत जो पूरा मध्य प्रदेश है उसको अलग अलग सांस्कृतिक रूप से भागों में बांटा गया है। जैसे मालवा हो गया, बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, राइट, निमाड़ हो गया। तो इन भागों में बांटा हुआ है। इनमें से ये तिलंगा भित्ति चित्र जो है, ये तिलंगा चित्र होते हैं मध्य प्रदेश के किस अंचल में बनाए जाते हैं? और आप अगर उस अंचल में रहते हैं तो ये भी मेंशन कीजिएगा कि आप इसी अंचल में रहते हैं, आपके यहाँ ये बनाए जाते हैं। कमेंट करके बताओ जरा मुझे, तिलंगा भित्ति चित्र, राइट, ये बनाया जाता है कहां पर? बघेलखंड में। याद रखना, बुंदेलखंड नहीं, कहां पर? बघेलखंड, राइट। और बघेलखंड में कौन कौन से होते हैं इसके अलावा बघेलखंड में आप देखेंगे तो छठी चित्र, नेउरा नमे, छठी चित्र, ये भी वहीं से संबंधित है, राइट। आप याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, यह 8वां प्रश्न होगा। संख्या बढ़ाओ भाई, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो अधिक से अधिक लोगों के पास। मध्य प्रदेश का नवीन गठित जिला निवाड़ी, सबसे नया गठित हुआ था जिला निवाड़ी, राइट। कौन सा जिला बना मध्य प्रदेश का? बताओ, 50वां, 51वां या 52वां? ये बताओ जरा मुझे आप कमेंट करके। इसमें कौन सी तहसील सम्मिलित नहीं है? राइट, 3 तहसीलें तो इसमें सम्मिलित हैं, 1 तहसील सम्मिलित नहीं है। किस जिले से अलग होकर बना? पहले तो ये याद रख लो, तो टीकमगढ़। कौन सा? टीकमगढ़। कब बना? 1 अक्टूबर 2018। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा जिला था? 50वां, 51वां, 52वां? वेरी गुड, 52वां जिला था, राइट, 52वां जिला था। और हमें क्या इसके बारे में याद रखना है? इसमें 3 तहसीलें शामिल हैं। इसमें पृथ्वीपुर शामिल है, निवाड़ी शामिल है और ओरछा शामिल है। जतारा इसमें शामिल नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सही, जतारा। यहां पर देखिए, ये निवाड़ी है, राइट, ये देखेंगे ओरछा है और ये पृथ्वीपुर है। इसके नीचे देखेंगे तो टीकमगढ़ से सीमा लगी हुई है, राइट। मध्य प्रदेश के इस हिस्से में आता है, टीकमगढ़ से ये अलग होकर बना है। और कई लोग आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं कि नागदा 53वां जिला बन गया है। याद रखना, 53वां जिला नागदा अभी
नहीं बना है। उज्जैन से अलग होकर बनना है, जब बनेगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल नागदा जिला नहीं बना है। राइट, तो ये आप याद रख लीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 90वें प्रश्न की। वीडियो को ध्यान से देखो और जिनको आंसर पता है वो आंसर लगाते चलेंगे और ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब हम एक्ट की बात कर रहे हैं। ये 8 क्वेश्चन हमने हमारे जो करीब 25 प्रश्न थे उनमें से 8 क्वेश्चन आपके लिए निकाल लेते इसमें से आज के डिस्कशन के लिए। 9वां प्रश्न है कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी एससी के व्यक्ति को सामान्य कारोबार में माल बेचने या सेवा करने से इनकार करेगा तो वह दंडनीय होगा। अब आपको याद रखना है इसके लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत है। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट में केवल एससी को शामिल किया गया है, एसटी को शामिल नहीं किया गया, ये आप याद रखना पहली चीज। तो दूसरी, अस्पृश्यता के अंत की जब भी बात आए तो अनुच्छेद 17 को आप याद करेंगे, संविधान का अनुच्छेद 17, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 से ही इस एक्ट को, इस अधिनियम को क्या प्राप्त होती है? शक्ति प्राप्त होती है। राइट, और अगर कोई व्यक्ति है जो अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को कहेगा भाई तुम तो अछूत हो, मैं तुम्हें फला माल नहीं बेचूंगा या तुम्हारी फला सेवा नहीं करूंगा। सेवा से मतलब जैसे बाल काटने का, सैलून में कोई जाते हैं भाई बाल काटते हैं, वहां पर वो भी एक प्रकार की सेवा। किसी डॉक्टर के पास चले गए आप तो वो भी एक प्रकार की सेवा। स्कूल में गए, ये भी एक प्रकार की सेवा है। राइट, तो ये सब अगर कोई मना करता है तो धारा 6 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? उसको दंड दिया जाएगा। राइट, याद रखेंगे धारा 6 अगर सेवा देने से मना करता है और उसकी कोई दुकान वगैरह है तो धारा 8 के तहत उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप इसमें याद रखेंगे कि लाइसेंस उसका क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। राइट, धारा 6 क्या हो जाएगा? उसका माल बेचने से मना करेगा तो उसको सजा मिलेगी और लाइसेंस रद्द धारा 8 के तहत। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और यह प्रश्न नंबर 10वां है। किसके कितने कितने सही होते जा रहे हैं ये भी बता दो आप मुझे। राइट, अब देखेंगे, राज्य आयोग किस धारा के तहत अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा? यहां पर एक चीज इसमें सुधार देना चाहता हूं मैं, ये राज्य आयोग ना लिखकर इसको राज्य मानव अधिकार आयोग लिखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। राइट, मानव अधिकार आयोग। अब राज्य आयोग की यहां पर बात हो रही, राज्य मानव अधिकार आयोग की बात हो रही, तो किस धारा के तहत अपनी वार्षिक विशेष रिपोर्ट सरकार को देगा? और ये जो धारा है, इस धारा का नाम क्या है? जरा कमेंट करके बताओ जिनको इसका उत्तर पता है, और नहीं पता तो इंतजार करो इस वीडियो में आगे बढ़ने का हमारे। बिल्कुल सही, काफी सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं, बहुत सही। आप लोग देखिए इसी प्रकार से उत्तर अगर देते जाएंगे ना तो मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। राइट, तो याद रखेंगे धारा 28 राज्य आयोग धारा 28 के तहत, और अगर ये केंद्र आयोग के बारे में पूछ लेते तो धारा 20 के तहत। अच्छा, एक चीज और याद रखें, आप दो शब्दों को सुनेंगे, एक शब्द सुनेंगे धारा और दूसरा शब्द सुनेंगे अनुच्छेद। क्या अंतर है इसमें दोनों में? धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है ये मुझे देखिए। अनुच्छेद जो होता है वो संविधान में होता है, संविधान के अंदर जो लिखा गया है उनको अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। और धारा जो होता है, राइट, धारा जो होती है वो अन्य विधान में होती है, अन्य विधियों में होती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 11वां प्रश्न है ये, ध्यान से वीडियो को देखिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि राष्ट्रपति ने बाद में अनुमति दी, लागू पहले हो गया। तो क्यों पहले लागू हो गया, कैसे हो गया, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर बताइए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था। देखिए यहां पर एक डेट दिख रही है आपको, ये 30 जनवरी 1990। ये डेट आप याद रखिएगा क्योंकि इसी तारीख को SC ST एक्ट 1989 ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990। और 30 जनवरी आप याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि कब होती है? 30 जनवरी को ही होती है। तो वहां से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 28 सितंबर 1993 में, जबकि राष्ट्रपति ने ही इसको जो अनुमति दी थी 8 जनवरी 1994 को दी थी। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति अनुमति 8 जनवरी 1994 को दे रहे हैं, जबकि लागू कर दिया जाता है 28 सितंबर 1993 यानी पहले। तो यहां पर एक व्यवस्था लाई गई थी, अध्यादेश। अध्यादेश कमेंट करके बताओ, अध्यादेश भारत का राष्ट्रपति
किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? जब जो दोनों सदन है वो वर्किंग में नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे समय पर अत्यावश्यक कोई चीज आ गई, किसी कानून को लागू करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम अध्यादेश लेके आते हैं। जैसे अभी आपको पता हो ट्रिपल तलाक अभी हाल ही में मुद्दा हुआ था, ट्रिपल तलाक के लिए भी सितंबर के महीने में क्या लाया गया था? अध्यादेश लाया गया था। बाद में जब उसको लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, तब जाके क्या कर दिया गया था? उसको लागू किया गया था। तो यहां भी यही हुआ था, पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश लेके आए, राइट, राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आए, राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत उसको लागू कर दिया गया, बाद में संसद ने पास किया, 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। तो ये आप याद रखेंगे, अध्यादेश 1, 2, 3, अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 12 क्या आ रहा है यहां पर कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? अभी अगर आपको याद हो, आप में से जो लोग उपस्थित थे, मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया था आपको कंप्यूटर का, राइट, कंप्यूटर का 1 घंटे का लेक्चर था, और पूरा आपको क्या बताया था मैंने? तरीके से चीजों को बता दिया था। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट, बुकमार्क, होम पेज, क्या कहलाता है? मुझे जरा कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा इसके बारे में। वेरी गुड, इसके बारे में बताओ। देखो, हम किसी वेबसाइट पे चलते हैं तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहां पर एक हम वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं, किसी भी वेबसाइट को। सबसे अच्छा एग्जाम गुरुजी वेबसाइट हमारी खुद की, हम उसी को सर्च कर लेते हैं, एग्जाम गुरुजी, राइट, examguruji.in, ये हमारी वेबसाइट है। इसको सर्च करेंगे तो हर एक वेबसाइट में सबसे पहले जो आता है उसको हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं उसको? होम पेज। तो ये जो होम पेज होता है ना, यहां होम लिखा हुआ है, देखो ये लिखा होम। तो होम पेज क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का पहला पेज यही होता है। और इस होम पेज के ऊपर क्या होते हैं? अलग अलग पेजेस की लिंक, हाइपर लिंक लगी होती है। हाइपर लिंक क्या होती है? जैसे करंट अफेयर लिखा है, करंट अफेयर यहां पर लिखा है, लेकिन ये अलग पेज है। जैसे ही मैं टच करूंगा तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो ये होम पेज पे इसकी लिंक थी, तो ये हाइपर लिंक से बहुत सारे पेजेस यहां पर जुड़े हुए हैं। तो ये दूसरे जो पेजेस होते हैं इनको बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं इनको? वेब पेज। तो वेब पेज सभी पेज को बोलते हैं। होम पेज भी एक वेब पेज है, याद रखना, होम पेज भी एक वेब पेज है। लेकिन होम पेज क्या है? वो मेन पेज है जहां पर सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आएगा। संख्या को बढ़ाओ भाई। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? अभी जरा एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, साउंड आपको प्रॉपर नहीं आ रहा। आई थिंक मेरी तरफ से तो सब ठीक है। देखिए, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? राइट, वायरस कंप्यूटर को किस प्रकार संक्रमित करता है, यहां पर आपको बताना है। वायरस आप पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमपीपीएससी का फेवरेट, 2, 3, 4 प्रश्न दे ही देता है। वायरस होता है क्या? पहले तो ये देख लीजिए। इसकी एक तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये खुद को कॉपी कर सकता है। खुद को कॉपी करता जाएगा, कॉपी करता जाएगा, कॉपी करता जाएगा और फैलाता जाएगा। इसको आपको कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद को कॉपी कर सकता है, राइट। और क्या करता है? सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कई प्रकार के वायरस होते हैं। अभी लेटेस्ट में एक अभी फैला था, आपने सुना तो रैनसमवेयर सुना, पिछले साल आया था रैनसमवेयर। क्या आपके डाटा को लॉक कर देगा, फिर आप बोलेगे, उससे आपसे बोला जाएगा कि आप इतना पैसा दो तब आपका डाटा खुलेगा, अदरवाइज आपका डाटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये आप याद रखना है। अब देखेंगे इसमें क्या है इसका कि संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क आप चलाएंगे, कोई ऐसी पेन ड्राइव वगैरह लगा दी, सीडी लगा दी जो संक्रमित था, कोई ऐसा प्रोग्राम आपने चला दिया जो कि संक्रमित था, तो उससे क्या हो जाएगा? वायरस फैल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला 14वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है और यह है कि पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच, ये क्रिकेट मैच से संबंधित है। अब हम स्पोर्ट्स में आ गए हैं। कौन से सेक्शन में आ गए? स्पोर्ट्स के सेक्शन में आ गए हैं कि पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया था। देखिए, आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया था, तो इसको आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि इंग्लैंड जो होता है वो क्रिकेट का जन्मदाता इसको माना जाता है। और आप इसीलिए देखेंगे कि क्रिकेट अधिकतर वो देश खेलते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के अधीन रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, राइट। तो आप यहां पर देखेंगे पहला जो क्रिकेट मैच हुआ था या वनडे मैच हुआ था वो हुआ था 1771 में, 5 जनवरी, राइट।
1771, 5 जनवरी पहला मैच। अब एक और प्रश्न पूछा जाता, पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो 1877, और यह भी किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था। राइट, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दो चीजें आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। राइट, और अभी वर्तमान में भारत का बहुत दबदबा है सारी दुनिया में। आईसीसी में भी जो वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर सिंह, वो भारत के ही है। तो भारत में क्योंकि बहुत पैसा क्रिकेट को लेकर, तो इसलिए भारत का दबदबा है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक खेल आप याद रखना, कितने छल्ले होते हैं? आप छल्ले बताओ, मैं ओलंपिक के बारे में कुछ और जानकारी बता देता हूं। 1896 में यह शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? एथेंस से। पहली चीज आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, अब कहां पर आयोजन होना है? 2020 में आयोजित होगा टोक्यो में। कहां आयोजित होगा? टोक्यो में। 2020 के बाद कहां आयोजित होगा? 2024 में कहां आयोजित होगा? पेरिस में। राइट, 2024 में कहां आयोजित होगा? पेरिस में। 2028 में कहां आयोजित होगा? एलए में, लॉस एंजलिस में। 2032 में कहां आयोजित होगा? अभी तय नहीं है, लेकिन भारत ने कहा है कि हम दावेदारी करेंगे कि 2032 का ओलंपिक हमारे यहां आयोजित हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कितने छल्ले हैं? गिन लो, यहां पर 5 छल्ले। 1 2 3 4 5। अब ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक, जो अफ्रीका रहते हैं, अफ्रीका में लोग हमेशा, अधिकतर लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का छल्ला दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका का है। राइट, ब्लू, आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा, उसका झंडा वगैरह देखेंगे सब नीला है, तो ये जो है यूरोप का है। कौन सा? ब्लू वाला। आप ऑस्ट्रेलिया की आपने क्रिकेट टीम की जर्सी देखी होगी, येलो है, तो ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। एशिया में खेती खूब होती है, तो हरा भरा है, तो ये किसका है? एशिया का है। और बचता है रेड, ये अमेरिका का। उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दोनों को इसमें काउंट कर लिया जाता है। और अंटार्कटिका से तो कोई खेलने आता नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार की आबादी नहीं बसती है। राइट, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही प्रश्न के अंदर हम 3 4 5 चीजें और कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। देखिए, अर्जुन पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 1961 में। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले कब हुआ था। पहली महिला खिलाड़ी, इनका नाम जरा आप मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं बता देता हूं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार किनको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये तो आपको पता, कौन देता है? भारत सरकार देती है। राइट, अर्जुन पुरस्कार इस बार जो दिया गया, इसमें एक नाम जरूर याद रखेंगे इस बार में, रविंद्र जडेजा। 2019 में रविंद्र जडेजा, ये नाम याद रखेंगे, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ियों को दिया जाता है, इनमें से ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूनम यादव, दोनों क्रिकेट के हैं, इसलिए आप याद रख लेंगे। राइट, पूनम यादव। अब यहां पर देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर है एन लैम्सडेन। क्या नाम है इस प्रश्न का उत्तर? सही हो जाएगा एन लैम्सडेन। 1961 हॉकी में दिया जाता है। अच्छा, खेलों से संबंधित एक और पुरस्कार है जो कि खेल रत्न है। खेल रत्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, या राजीव गांधी खेल रत्न भी कहा जाता है इनको। और ये खेल रत्न जो पुरस्कार हैं, ये इस बार 2019 में 2 लोगों को दिए गए हैं। 2 लोगों को दिए गए हैं। एक दिया गया बजरंग पूनिया को, एक दिया गया है बजरंग पूनिया को, और एक और दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पैरालाइज्ड खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, इसलिए वो दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो किसको दिया गया है? दीपा मलिक को। पहली बार किसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को यह दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दीपा मलिक। कब दिए जाते हैं ये? तो ये याद रखना 29 अगस्त को दिए जाते हैं। अब 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को खेल दिवस होता है, और खेल दिवस जो होता है वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद। ध्यानचंद कौन थे? तो हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और ये 17वां प्रश्न है। राइट, क्या 17वां प्रश्न है कि यहां पर सूची दी गई है। अब हम पहुंच गए हिस्ट्री में।
हिस्ट्री में पहुंच गए। हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है पूरा 20 क्लासेस लिए, जिन लोगों ने नहीं देखी होंगी वो क्लासेस देख लेंगे। देखिए एक एक करके हम मिलाना चाहते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा इजी होता है अगर दिमाग थोड़ा सा आप यूज करेंगे। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जब भी आप याद रखो तो क्या याद रखोगे? अकबर याद रखोगे, राइट। फतेहपुर सीकरी आप जब भी याद रखेंगे अकबर को याद रखेंगे। जौनपुर, जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, उसकी याद में। आगरा बसाया था किसने? सिकंदर लोधी ने, राइट। फिर बची जामा मस्जिद बदायूं, तो एकमात्र बच जाता है और वो इल्तुतमिश है, राइट। तो ये सही हो जाएगा। क्या बनेगा इसमें? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। यानी कि आंसर क्या जाएगा हमारा? बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो? अपने उत्तर तक पहुंच सकते हो। अगर एक भी आपको पता होता है तो आप आसानी से इसमें उत्तर दे सकते थे। कैसे उत्तर दे सकते थे? जैसे आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ एक का पता था। आपको किसका पता था इनमें से? माना कि आपको यह पता था कि भाई अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था, बस। तो ए में 3 जहां मिल गया, सिर्फ इसमें मिल रहा है। इसमें ए में 4 है, ये गलत हो गया। इसमें ए में 2 है, ये गलत हो गया। इसमें ए में 1 है, ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से अगर 1, 2 भी पता है तो कई बार आप सही आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये अगला प्रश्न आ गया 18वां। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर। देखिए भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? आपको अगर याद हो 1498। कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। ये कहां का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। सबसे पहला पुर्तगाली भारत आया था। और जब सबसे पहला पुर्तगाली भारत आया था तो सबसे पहले यूरोपियन जो कंपनी आएगी वो भी पुर्तगाली आएगी। और सबसे पहले पुर्तगाली आई थी, सबसे बाद में भी पुर्तगाली भारत से बाहर गए थे। गोवा से हमने उनको भगाया था बाद में, तो ये भी आप याद रखेंगे, सबसे बाद में गए थे। तो इनमें सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था भारत में आया था तो अल्फांसो डी अल्मीडा, सॉरी ये आप याद रखेंगे, इसमें अल्मीडा आप याद रख लो, आपको उत्तर मिल जाएगा, राइट। अल्मीडा। उसके बाद में अल्बुकर्क आया था। अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क आया था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मीडा। ये कब हो जाएगा? 1505 में आया था भारत में। कब आया था? 1505 में। आगे बढ़े। अल्मेडा, अल्मीडा अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएट किया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। अब देख लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और यह प्रश्न 19वां है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध से संबंधित 3-4 चीजें, 3-4 घटनाएं हैं जो आप उनके बारे में याद रखेंगे। जैसे निर्वाण। निर्वाण किसे कहा जाता है? तो निर्वाण कहा जाता है जब मृत्यु हो जाती है, राइट। और इसका प्रतीक चिन्ह भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह बनेगा वो बनेगा स्तूप, राइट। धर्म चक्र प्रवर्तन। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला जो उन्होंने अपना भाषण दिया, भाषण ना कहा जाए, पहला उपदेश दिया, तो पहला उपदेश जिन 5 लोगों को दिया गया था वो कहलाता धर्म चक्र परिवर्तन। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र है, राइट। और घर से जो गए थे, घर छोड़ा, गृह त्याग, वो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाता? महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो चिन्ह है वो है अश्व। तो आप ये भी याद रखेंगे कि चिन्ह कौन कौन सा है और किस घटना को क्या क्या कहा जाता है, राइट। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़, एक्चुअल में कई लोग नहीं तो समझ लेंगे कि बोधि वृक्ष अलग कोई प्रजाति है, राइट। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये होगा 20वां प्रश्न। क्या है 20वां प्रश्न? ध्यान से देखो जरा 20वें प्रश्न को कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? पितृहंता वंश, यह मगध साम्राज्य का पहला वंश था। मगध साम्राज्य का पहला वंश था जो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध साम्राज्य इंपॉर्टेंट था। तो पहली बात तो ये याद रखना कि कहां था, तो मगध में। मगध में। मगध की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी? राजगीर। बाद में क्या बनी? पाटलिपुत्र या आज का पटना। कहां है ये? सब के सब बिहार में, राइट। तो यह हर्यक वंश जो था इसको कहा जाता है पितृहंता वंश। क्यों कहा जाता है? कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार। इसका बेटा कौन था? अजात शत्रु।
अजात शत्रु ने किसको निपटाया? बिंबिसार को। इसका बेटा कौन था? उदयन। उदयन ने किसको निपटाया? अजात शत्रु को। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हर्यक वंश, इसलिए इसको पितृहंता वंश, क्योंकि अपने बाप को ही मार डालते थे ये। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 21वां प्रश्न है, अब थोड़ा सा जल्दी कोशिश करने की करेंगे, जल्दी कर लें कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, आप ये बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, कौन सा समय होता है? तो याद रखना, ये चंद्र ग्रहण का आपके सामने चित्र दिया गया है कि जब पृथ्वी किसके बीच में आ जाती है? ये सन है और ये मून है। तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या हो जाएगा आपका? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया तब सूर्य ग्रहण हो जाएगा। राइट, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, फोटो में आपको दिख रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में है कि अल नीनो कब बनता है? दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक होता अल नीनो प्रभाव और एक होता ला नीनो प्रभाव। राइट, अल नीनो और ला नीनो, समुद्र के पानी की ये क्या है? गर्म पानी की धाराएं हैं और ये दोनों प्रभावित करती हैं भारत को विशेष रूप से। जब अल नीनो आता है तो हमारे यहां कम होती है वर्षा और जब ला नीनो आता है तो हमारे यहां होती है अधिक वर्षा। राइट, और ये पैदा कहां पर होता है? तो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है और इधर क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया है और बीच में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और यहां पर पेरू के तट के किनारे, ये जो पेरू का तट है इसके किनारे ये पैदा होता है अल नीनो। राइट, तो ये प्रशांत महासागर में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 23वां प्रश्न है। एक एक प्रश्न को ध्यान से मैं आपको डिटेल में बताता चल रहा हूं, आप लास्ट में मुझे बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। देखिए, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइएगा। पिछली बार अगर आपको याद हो, ये पूछ लिया गया था कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, या सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रृंखला, ये पूछी गई थी एमपीपीएससी ने ही। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आएगी नल्ला मलाई, नंबर 1 पे क्या आएगा? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी नीलगिरी। उसके बाद जाएंगे तीसरे नंबर पे आ जाएगी अन्नामलाई और चौथे नंबर पे आ जाएगी कार्डमम। ये कार्डमम है, इनको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, केरल के अंदर है ये, सबसे लास्ट में इलायची की पहाड़ी केरल में कहा जाता है इसको। तो ये आपको याद रखना, नल्ला मलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये क्रम याद रखेंगे। सबसे उत्तर यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाएंगे, साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो ये क्रम आपका बनेगा। राइट, उत्तर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो लोग इस प्रश्न का बी उत्तर दे रहे हैं वो सब के सब सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये जो प्रश्न है 24वां है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? यहां पर नहीं पे ध्यान देंगे, यहां पर नहीं पूछा गया है, ये नहीं कहा गया है। राइट, क्या पूछा गया है? नहीं। देखिएगा, इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक है। रुक, चीन, अब, आ, भारत। देखेंगे, रुक, चीन, अब, आ, भारत। देखिए, रू से रूस, का से कनाडा, चाइना नाम लिखा ही है, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत अपनी जगह पर लिखा हुआ है। तो आपको 3 नाम मिल गए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ये तीनों क्या है? भारत से बड़े हैं और इंडोनेशिया भारत से छोटा है। तो यहां पर भारत का स्थान कौन सा? 7वां स्थान है। तो ये भी आप याद रखिएगा, भारत का 7वां स्थान है। राइट, तो डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और यह प्रश्न क्रमांक 25। पारिस्थितिकी टास्क फोर्स भारत के अंदर गठित की गई थी। पारिस्थितिकी टास्क फोर्स कब गठित किया गया था? तो ये एकदम फैक्चुअल प्रश्न, समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो 1982 में ये गठित किया गया था, तो ये याद रखिएगा, पारिस्थितिकी टास्क फोर्स 1982। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 26वां प्रश्न है। राइट,
ये लिंक शेयर कर दो जितना अधिक से अधिक, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथी रिजर्व भी है यानी हाथियों का भी यहां पर संरक्षण होता है, बाघ रिजर्व भी है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत के अंदर कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना, और उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक ये भी है, राइट। बाघ परियोजना भी है, ये भी आपको याद रखना है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट है उसमें भी शामिल है। कौन सा है जरा कमेंट करके बताओ जिसको पता है। तो ये जो है मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व कहां पर है, असम के अंदर, राइट। अब इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर नहीं भी पता होता ना तो आप भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, तो टाइगर रिजर्व तो है लेकिन ये हाथी प्रोजेक्ट हाथी में तो शामिल है ही नहीं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं है, राइट। पन्ना टाइगर रिजर्व यहां पर भी प्रोजेक्ट हाथी में शामिल नहीं है, तो इस प्रकार से ये तो आंसर गलत हो ही गए, तो बचा कौन सा आपका, मानस ही बचा। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, दो गलत निकाल के भी सही तक पहुंच सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप या तो सही पता हो आपको या गलत पता हो आपको। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय आरक्षित हैं। देखिए पंचायत, देखिए आपको याद रखना है सबसे पहले तो कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूची थी, राइट। 1951 में कब जुड़ी, 1951 में 1951 में 9वीं अनुसूची जुड़ गई, राइट। उसके बाद दल बदल कानून आया, 10वीं अनुसूची जुड़ गई, 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए जुड़ी, और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के लिए जुड़ गई, राइट। तो इसमें जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर 29 विषय हैं। कितने विषय हैं इसके अंदर, 29 विषय हैं, राइट। और जो 12वीं अनुसूची है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है उसमें 18 विषय हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें कितने विषय हैं, तो आप ये ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 28वां प्रश्न है, राइट। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था यानी भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था आई उसके बारे में रिकमेंडेशन किसने किया था। तो आपको याद हो एक समिति बनी थी 1955 में जिसने अपनी 1957 में रिपोर्ट सौंपी थी, राइट। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, तो ये याद रखेंगे। इसको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन दिया था, तो बी आर मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 29वां प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखें, उत्तर भी उतने ही ध्यान से दें। रक्त दाब मापने के लिए यंत्र का नाम है, आपने देखा होगा इस प्रकार से रक्त दाब मापने की मशीन बाहां में आपको बैठा दिया जाता है, ये पट्टा पहरा दिया जाता है और डॉक्टर इससे इसको प्रेस करता है। इस मशीन का नाम आपको बताना है कि इस मशीन का नाम क्या है, राइट। कमेंट करके बताएं इस मशीन का नाम क्या है, रक्त दाब जिससे मापा जाता है। फिजिक्स में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपसे। फिजिक्स में एमपीपीएससी ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता, ये यंत्र वंत्र के नाम पूछ लेता, आविष्कार का नाम पूछ लेता, आविष्कारक का नाम पूछ लेता। देखिएगा बिल्कुल सही, इसको क्या कहा जाता है, सिफ्गनोमीटर, राइट। सिफ्गनोमीटर ये आप याद रखेंगे, इसका नाम है और ये आपने देखा भी होगा। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। 30वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। आपने देखा होगा ये इस प्रकार से सौर प्लेट्स लगी हुई होती हैं। ये सौर प्लेट्स क्या कर रही होती हैं, तो ऊपर से आती है सूर्य की रोशनी, तो ये सूर्य की रोशनी कैसी है, प्रकाश की ऊर्जा है, राइट। और ये सूर्य की रोशनी क्या चेंज कर रही होती है, घर में लाइट जलाने के लिए आप यूज करते हैं ना उसका, तो लाइट जलाने के लिए मतलब उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रही होती है। तो सौर सेल किसको किस में रूपांतरित कर देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर देता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला आपके सामने आ रहा है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के अंदर होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, दो प्रकार की रक्त में होता है। ये लाल रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आपको ये याद रखना है, हीमोग्लोबिन, राइट। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, पहले तो याद रख लेंगे, और इसका कारण होता है आयरन, आयरन। अब देखेंगे इनका जीवन काल कितने समय का, औसत जीवन काल आपको बताना है। तो इनका जो औसत जीवन काल होता है वो 100 से लेकर 120 दिन का होता है, ये आप याद रखेंगे। बाकी कुछ आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत इसमें है नहीं, राइट। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होती है ना, हम सांस में लेते हैं, तो ऑक्सीजन को लेकर ये रक्त के साथ और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां पर खाना बनता है। रक्त की कोशिका, ये हमारी कोशिका क्या करती है, खुद के लिए
भोजन बनाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 32वां है। क्या प्रश्न है आपके सामने 32वां, कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न को यहां रखने का एक विशेष कारण था, क्योंकि 2019 के अंदर जो कारगिल विजय दिवस मनाया गया था वो मध्य प्रदेश के महू में मनाया गया था। मध्य प्रदेश के महू में ऑफिशियल हुआ था, क्योंकि महू कहां पर है, इंदौर जिले के अंदर, राइट। तो जो थल सेना के हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं बिपिन रावत साहब, वो महू आए हुए थे, इसलिए और हमने इसको यहां पर रखा है। और ये कारगिल कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई 1999। आपने देखा होगा विक्रम बत्रा, ये नाम सुना होगा आपने, ये दिल मांगे मोर, टाइगर हिल, टाइगर हिल, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कारगिल। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कारगिल जिला कहां पर है, कारगिल एक जिले का नाम है, कारगिल जिला लद्दाख के अंदर आता है। लद्दाख क्यों प्रसिद्ध हुआ अभी, लद्दाख अभी कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया है, यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। किस तारीख को बनाया गया, 31 अक्टूबर को, राइट। और लद्दाख के वर्तमान में पहले उपराज्यपाल कौन बन गए, तो राधा कृष्ण माथुर, राइट। और कश्मीर के सबसे पहले उपराज्यपाल पूछे जाएंगे तो कौन बन गए हैं वहां के पहले उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये भी आप याद रख लेंगे कि कहां पर क्या क्या हुआ था। लद्दाख के अंदर केवल 2 जिले हैं, एक कारगिल है और दूसरा लेह है। लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला है कच्छ के बाद में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 33वां प्रश्न। क्या है 33वां प्रश्न में, 33वां प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर से आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राइट। ये बताइए आप जरा मुझे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सब लोग भी वोट डालते होंगे, तो ये याद रख लीजिएगा। कोई इसमें एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात है नहीं, तो मैं ज्यादा यहां पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाऊंगा कि हिंदी की प्रसिद्ध कृति मधुशाला, झगड़ा कराती मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कविता रही है। किसकी ये कविता थी, देवकीनंदन खत्री, ये खनी नहीं खत्री एक्चुअल में, देवकीनंदन खत्री, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, हरिवंश राय बच्चन। देखिए देवकीनंदन खत्री आप जब भी पढ़ें चंद्रकांता पढ़ लीजिएगा। चंद्रकांता की कहानी है सदियों पुरानी वो, राइट। तो आपने सुना होगा ये चंद्रकांता के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर जब भी पढ़े गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब पाकिस्तान चले गए तो सारे जहां से अच्छा चीनो अरब हमारा, और तमाम प्रकार की पाकिस्तान के लिए भी लिख दी थी, पाकिस्तान का ख्याल इन्हीं का था। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला इनकी फेमस रचना रही है, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 35वां प्रश्न है। 35वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, भारत ने चाबहार बंदरगाह का संचालन हाल ही में शुरू किया है। अभी चाबहार बंदरगाह कहां, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और इस बंदरगाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, राइट। सबसे पहले यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी के निकट में है। क्या, तो बिल्कुल ओमान की खाड़ी के निकट में है ये, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इस बंदरगाह को भारत के सहयोग से बनाया गया है, तो ये वाली बात भी सही है। लेकिन ये चाबहार बंदरगाह है कहां पर, ईरान में है, याद रखना। ओमान की खाड़ी के पास में तो, लेकिन ईरान में है, राइट। यह बंदरगाह अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में स्थित है, यह बात बिल्कुल सरासर गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब ये कहां पर है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कहां पर है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो ये देख लीजिए मैप में। अब ये मैप है हमारे पास में, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से मैप दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा है अपना भारत, राइट। ये मैं इसको ऑन कर देता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कहां पर कौन सी चीज है। देखा करो आप लोग। और मैं करंट अफेयर जब पढ़ाता हूं तो ये मैप का नाम मेरे से बहुत पूछते हो कि कौन सा मैप है, कौन सा मैप है सर, तो मैं बता देता हूं भाई, इस मैप का नाम है वर्ल्ड एटलस 3D। आपको मिल जाएगा, 80 रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा, राइट। ये देखिए, अब मैं देखता हूं, अब बताता हूं आपको। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें जाना था अफगानिस्तान तक, तो पाकिस्तान बीच में पड़ता है, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने मना किया तो भारत ने क्या किया, यहां पर एक जगह है, कहां पर है ये जगह, ये देख लो आप, ये देखो
यहां पर है वो जगह, ये ईरान के अंदर, राइट। ईरान के अंदर ये जगह है जहां पर चाबहार बंदरगाह है। तो भारत क्या करेगा, यहां मुंबई वगैरह से निकल के सीधे यहां पर पहुंच जाएगा। इसी के पैरेलल यहां पर ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट किसने विकसित किया है, चाइना ने। कहां पर, पाकिस्तान में, राइट। तो चाबहार से हम क्या पहुंचेंगे, अफगानिस्तान तक का हमें एक्सेस मिल जाएगा। समझ में आया, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 36वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। तो जब ये क्वेश्चन डाला था तब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी थी, लेकिन अब इसको संसद ने मंजूरी दे दी है, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको याद रखना, अब तो ये फुल फ्लेज कानून बन चुका है। इस विधेयक में निम्न में से किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल किया गया है। तो किन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल किया गया है, तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों देशों के अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको शामिल किया गया है। और 6 समुदाय हैं जिनको शामिल किया गया है, और इन 6 समुदायों में हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है और सिख है नहीं तो कौन, मुस्लिम। और इसी को लेकर पूरे देश भर में के अंदर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। और जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा थी, वो भी इसी की वजह से क्या हो गई, कैंसिल करनी पड़ी थी, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018, ये भारत सरकार ने बनाया था भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018, और इसके तहत पहले आर्थिक अपराधी के रूप में किसे घोषित किया गया है। अभी तक इस कानून के तहत केवल 2 ही आर्थिक अपराधी घोषित किए गए हैं, राइट। तो ये आप याद रखना। और दूसरा तो अभी थोड़े दिन पहले ही घोषित किया गया है। पहला कौन सा घोषित किया गया था, तो पहला घोषित किया गया था विजय माल्या को, विजय माल्या नंबर 1 और नीरव मोदी नंबर 2, राइट। सॉरी, नीरव मोदी नहीं, मेहुल चोकसी नंबर 2, ये आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 39वां प्रश्न है, राइट। 38वां। विश्व का पहला यान जिसने चंद्रमा की डार्क साइड, हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई देता है, राइट। चंद्रमा का एक हिस्सा दिखाई देता है, एक तरफ हमें दिखाई नहीं देता। तो जिस तरफ हमें दिखाई नहीं देता उस तरफ एक यान उतारा था, वो यान किसने उतारा था, ये आपको बताना है, राइट। अभी भारत ने भी कोशिश की थी चंद्रयान 2 के नाम से, लेकिन हमारा जो विक्रम रोवर था वहां पर नहीं पहुंच पाया, लैंड नहीं कर पाया चंद्रयान 2 के नाम से। वो हम कहां उतारने वाले थे, दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव अभी तक किसी भी देश ने वहां पर कोई यान नहीं उतारा था, और ये काम किया था चाइना के चांग ई4 ने, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो आप याद रखेंगे, करंट अफेयर के भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए वहां पर बनाए हुए, बाकी 60 क्वेश्चन और है इसी FLT में, तो वो आपको टेस्ट सीरीज में लगाने होंगे। अब देख लीजिए अगला, आईसीसी ने राचेल हेयो फ्लिंट, ये पुरस्कार होता है, ये वर्ष 2018 के महिला क्रिकेटर पुरस्कार है, ये किसे दिया गया था, राइट। तो ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था भारत की स्मृति मंधाना को। किसको दिया गया था, स्मृति मंधाना को। और पूनम यादव का मैंने हाल ही में बताया आपको, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया, 2019 में अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया है, राइट। तो आप याद रखेंगे स्मृति मंधाना। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है, दुबई में। कहां पर है मुख्यालय, दुबई में। शशांक मनोहर इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो कि भारतीय हैं, मई 2020 तक अध्यक्ष। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी है। अंतिम प्रश्न क्या आपके सामने, 40वां, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का फैसला किया है। अब इस संदर्भ में ये विचार है, इन पे आपको कमेंट करना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। पहला, मंत्रिमंडल ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का फैसला किया है। तो जब ऊपर दे रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किया है, तो सामाजिक रूप से करेगा ही नहीं। तो पहला तो हमारा यहीं पर गलत हो जाता है। बदलाव के बाद मौजूदा आरक्षण की सीमा 49.5% से बढ़कर 49.5% हो जाएगी, तो ये वाली बात सही है। फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा, तो जरूरत नहीं है, उसके अंदर पहले से प्रावधान किया गया है कि युक्त तरीके से आप
लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी एफएलटी थी। जो 5 लोग टॉपर रहे उनके नाम मैंने आपको बताया, यहां पर और भी काफी लोगों ने अच्छा स्कोर किया, आप भी स्कोर कर सकते हैं। ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी क्लास थी। कल हम एफएलटी 2 जो दूसरी एफएलटी है 125 टेस्ट वाले में, उसमें दूसरी एफएलटी की हम चर्चा करेंगे। तो आप याद रख लीजिएगा दूसरी एफएलटी के बारे में कल अच्छे से लगाएं। और आप चाहते हैं कि आपका नाम वो टॉपर्स की लिस्ट में आए तो टेस्ट अच्छे से दो, पहले ही अटेम्प्ट में अधिक से अधिक आप स्कोर कर लो तो आएगा, अदरवाइज नाम नहीं आएगा। ये हमारा कोर्स है, जिसको ज्वाइन कर सकते हैं 1299 रुपए में। ये हमारा नंबर है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगली क्लास राहुल सर की होने वाली है, इसलिए मैं अब आज ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपसे जरूर कहूंगा कि ये हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है। टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि आप देखें हमने कितने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लगाए हैं। ऐसे 60 क्वेश्चन और हैं इसी एफएलटी में, और ऐसी 20 एफएलटी आपके लिए। तो 20 से 25 दिन आपके पास शेष बचे हैं, एक एक दिन एक एक एफएलटी लगाते रहे। बाकी सब्जेक्टिव सोर्स टेस्ट तो है ही, तो वो भी आप लगा सकते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर 50-50 प्रश्न है, तो करीब 8000 एमसीक्यूज हैं, और ये बहुत शानदार आपके लिए कॉम्बिनेशन होने वाला, डेडली कॉम्बिनेशन इसका, राइट। तो आप लोगों का किस किस का क्या स्कोर रहा? 16 से 19, 35, 34। पॉलिटी डेली 10 बजे होगी, अब 40 में से 33, बहुत बढ़िया, राइट। चलिए अब मुझे लग रहा है मेरी बात में यही समाप्त करूंगा कि 5 मिनट में थोड़ा सा लेट हो गया हूं, तो बाकी चीजें मैं आपके कल क्वेश्चन लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।